कहानी एक ऐसे घर से जहां शादी का माहौल है, लेकिन टेंशन और शांति इतनी कि शादी का घर किसी जंग के मैदान जैसा दिख रहा था। अरे जैसा मर्जी डेकोरेशन कर दो, पैसों की चिंता मत करो। इतना पैसा जब लड़के वालों को दे दिया तो फूल वालों को देने में मुझे क्या दिक्कत है? अरे धीरे बोलो ना, साफ लग रहा है कि फ्रस्ट्रेटेड हो। अरे तुम तो चुप ही रहो। एक बेटी संभाल नहीं पाई। सारा दिन मैं काम पर जाता था, सोचता था घर पर बच्चों को अच्छे से संस्कार मिल रहे होंगे, लेकिन नहीं, मैडम को तो अपनी किटी और फैशन से फुर्सत मिले तब ना। माँ चुपचाप वहां से चली जाती है। समझ में नहीं आता कि आखिर शर्मा खानदान में हो क्या रहा है। कल तक चिड़िया सी फुदकने वाली शीना की शादी यूं अचानक एक मोटे काले लड़के से क्यों हो रही है? शीना कमरे में हाथ में गुड़िया लिए बोलती है, मेरे साथ जो हो रहा है ठीक हो रहा है। तुम तो सब जानती हो, साहिल मेरे लिए भगवान है। अब जब वो ही नहीं मिला तो फिर कोई भी हो, जिंदगी ही तो जीनी है, जी लेंगे। बाहर शीना की बुआ किसी से बात करती है। अरे मोटा नहीं, उसे तो खाते पीते घर का कहते हैं। अब ओबेरॉय का नाम भी किसी को बताने वाली बात है। उनका इकलौता लड़का तो करोड़ों की सामी तो है ही। अरे हमारी शीना बिटिया तो रानी बनेगी, रानी। इन सब के बीच कहीं कोने पर शीना हाथ में मेहंदी सजाए बैठी थी और आंखों में आंसू सजाए। और वो समय भी आ जाता है जब शीना मंडप के नीचे हाथ में वरमाला लिए खड़ी होती है, लेकिन तभी अफरा तफरी मच जाती है। कोई कहता है, अरे लड़के की माँ को हार्ट अटैक आ गया। अरे अच्छी खासी थी, कैसे हो गया? अरे कहते हैं ना, किसी किसी लड़की के पैर अच्छे नहीं होते, हो सकता है कि मनहूस है ये लड़की। शीना पास खड़ी सब सुन रही थी। फिर शीना अपने कमरे में आ जाती है। शादी ये कहकर नहीं होती कि लड़की मनहूस है। अब लगातार शीना के लिए लड़के देखने आते, लेकिन आस पड़ोस या किसी के कहने पर शादी हर बार टूट जाती। लेकिन एक दिन, अंकल, मैं काफी दिनों से आपसे मिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही थी। अरे बेटा, हिम्मत तो हमारी टूटी पड़ी है। वैसे कौन हो तुम? अब मेरा नाम साहिल है अंकल। मैं शीना से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। अरे अब तो किस जात के हो ये भी मायने नहीं रखता। बेटा, मेरी बेटी मनहूस है, ये सब कहते हैं कि इसीलिए उसकी शादी नहीं हो पा रही। अगर तुम शादी करने को तैयार हो तो ठीक है। शीना की शादी साहिल से हो जाती है। अगले दिन साहिल की माँ का देहांत हो जाता है और एक बार फिर लोग शीना को अपशकुनी कहने लगते हैं। अरे खा गई दीदी को ये। अरे क्या जरूरत थी साहिल किसी मनहूस को घर लाने की? पर बुआ, माँ की तो तबीयत पिछले कई साल से खराब थी। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। क्या पता ये भी उनका सौभाग्य हो कि वो बहू का मुंह देख पाई। अरे बहू का मुंह देख पाई, या ये कह लो कि बहू का मुंह देखते ही स्वर्ग लोक सिधार गई। खैर, हमें क्या, घर तुम्हारा है, हम तो चले। अब शीना को खुद पर ही शक होने लगता है कि कहीं सच में वो अपशकुनी तो नहीं। साहिल, हम दोनों की शादी नहीं हुई होती तो अच्छा था। देखो ना, कैसे पहले मेरी शादी टूटती थी और अब तुम्हारी माँ भी। अरे ऐसा कुछ नहीं होता शीना, अपशकुनी वगैरह कुछ नहीं होता। ये सब तो ईश्वर के खेल हैं। वो शादी तुम्हारी इसलिए टूट गई क्योंकि तुमको मेरी पत्नी बनाना था, और माँ का जाना तो तय था। वो काफी बुजुर्ग थी, साथ ही एक ऐसी बीमारी से जूझ रही थी जिसमें डॉक्टर्स भी उन्हें नहीं बचा पाते। शीना साहिल की बात सुनकर तसल्ली कर लेती है और वहां से चली जाती है। अगले दिन, शीना, अरे ओ शीना। क्या हुआ? उफ, कहीं फिर मेरी वजह से कोई नुकसान? अरे नहीं नहीं शीना, तुम जानती हो, जिस प्रॉपर्टी के केस को हम बरसों से लड़ रहे थे उस पर फैसला आ गया, वो भी हमारे हक में। अब हम करोड़पति हो गए शीना। शीना शांत रहती है। अरे क्या हुआ? करोड़ पत्नी बनकर तुमको खुशी नहीं हुई? शीना की आंखों में पानी आ जाता है। चलिए जी, कुछ तो अच्छा हुआ मेरी जिंदगी में आकर आपके साथ। साहिल शीना को गले लगाकर कहता है, मेरी नई नौकरी भी तुम्हारे ही आने से लगी।
ये प्रॉपर्टी का केस जीता। सब कुछ तो तुम्हारे आने के बाद ही हुआ, फिर तुम मनहूस कैसे? ये सुनकर शीना खुश हो जाती है। आप सोच रहे होंगे 9 रूप तो देवी के होते हैं, फिर बहू? भाई बहू भी तो लक्ष्मी का रूप है। तो जब बहू के पैर पड़ने से घर में समृद्धि आती है तो और क्या क्या होता है, जरा देखिए। रामलाल और श्यामलाल 2 भाई थे। दोनों बड़े ही प्यार से साथ ही एक ही घर में रहते, लेकिन दोनों की बीवियों का रवैया एक दूसरे के लिए बिल्कुल ठीक नहीं था। एक दिन रामलाल की बीवी कहती है, अरे रमा, ये क्या कर दिया? सारा कचरा पूरे घर में फैला दिया। माफ करना दीदी, मैंने रखा तो एक ही जगह था, लेकिन हवा इतनी तेज चली कि उड़ गया। अभी उठा देती हूँ। हाँ हाँ जल्दी करो। और एक बात, अब भाई साहब से बोल देना कि 2 रसोई कर ले। पता तो है मेरा बेटा सोहन बड़ा हो गया है, अब लड़की वाले भी आने लगे हैं, तो उसकी शादी हो ही जाएगी इस साल। हाँ हाँ दीदी, मेरा बेटा विहान भी तो बड़ा हो गया है और उसकी भी तो शादी होनी है। ठीक कहती हैं आप। अब हम ऊपर वाले तल्ले पर शिफ्ट हो जाएंगे। मैं विहान के पापा से बात कर लेती हूँ। बात नहीं करना, शिफ्ट होना है, क्योंकि मैं अब साथ नहीं रह सकती। हाँ हाँ दीदी, ठीक है ना। फिर क्या, हो जाते हैं एक घर के एक परिवार के 2 टुकड़े और 2 रसोई, दोनों के बेटों की शादी। और फिर शुरू होती है कहानी। अरे मेरी बहू तो ढेर सारा दहेज लाई है। ये देखो, बड़ा टीवी, एसी, कार और गहने भी। दीदी ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन है कहाँ आपकी बहू? अब वो सो रही है, थोड़ी रिजर्व टाइप की है ना, अपने ही कमरे में रहती है और ज्यादा बात भी नहीं करती। तभी रमा की बहू की आवाज आती है, माँ कहाँ है आप? जल्दी आइए, नाश्ता ठंडा हो रहा है और मुझे भी भूख लग रही है। आ रही हूँ बेटा, रुक। दीदी चलूं क्या? ये लड़की मेरे साथ ही बैठकर खाती है, वैसे भी भूख लगाई है। ये बोलकर वो चली जाती है। तभी श्यामा की बहू बाहर आती है और बाहर की ओर जाने लगती है। अरे बहू, कहीं जा रही हो क्या? क्या है माँ जी, बिना बात के ठोका मत करो। जा रही हूँ मैं। वैसे भी मेरे पापा ने कार घर में रखने को तो नहीं दी है ना। अरे नहीं नहीं बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, घूमो घूमो। मैं तो कहती हूँ मुझे भी साथ लेकर जाया करो, साथ ही घुमा करेंगे। अरे नहीं नहीं, मैं आपके साथ बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ। वैसे भी मैं शॉपिंग में जा रही हूँ, कहाँ आपको टांगती फिरूंगी। ये बोलकर श्यामा की बहू निकल जाती है। तभी उसके कान में ऊपर वाले तल्ले से हंसने की आवाज आती है। और ये कौन इतनी जोर जोर से हंस रहा है? ऊपर जाती है, जहां वो देखती है कि रमा और उसकी बहू साथ बैठकर बातें कर रही होती हैं। फिर तो मम्मी जी इतना मजा आया कि मैं क्या बताऊं। हाँ हाँ बहू, सुनने में ही हंसी नहीं रुक रही। तू तो वहां मौजूद थी। तभी दोनों की नजर श्यामा पर पड़ती है। अरे ताई जी आइए ना, आइए। वो उनके पैर छूती है और फिर चाय बनाकर लाती है। श्यामा अकड़कर कहती है, अरे नहीं नहीं, मैं चाय वाय नहीं पीती, बस हंसने की आवाज आ रही थी तो सोचा बता दूं कि टीवी की आवाज धीमी कर लो। अरे टीवी वो देखो दीदी, धूल खा रहा है, वक्त ही नहीं मिलता देखने का। बहू के साथ वक्त कैसे बीत जाता है, इसकी बातें और किस्से कहानी किसी सीरियल से कम नहीं होते। श्यामा को खुशहाल रमा को देखकर जलन होती है। हाँ हाँ, मैं तो तंग आ जाती हूँ इतनी सारी बातें करके, मुझे तो सुकून पसंद है। ये कहकर श्यामा चली जाती है। अगले दिन रमा अपनी बहू के साथ घर से जा रही होती है कि तभी दरवाजे में श्यामा उन्हें टोकती है। अरे कहाँ जा रही हो दोनों?
अरे देखिए ना दीदी, इसे शॉपिंग करने जाना था। मैंने कहा अकेली चली जा, तो कहने लगी मम्मी जी आप घर में अकेले बोर हो जाओगे ना, आप भी चलो हमारे साथ। अरे अब इस उम्र में तू कहाँ घूमेगी? अब देखते हैं दीदी, जहाँ ये लड़की घुमा दे। अब मेरी बहू भी कल गई थी कार चलाकर। हाँ। तभी रमा की बहू कहती है, ताई जी मुझे तो कार चलानी नहीं आती, लेकिन हाँ इस सुहाने मौसम में मम्मी जी को स्कूटी की सैर करा देती हूँ। श्यामा का मुंह बंद हो जाता है। वो अपने कमरे में चली जाती है जहाँ उसकी बहू बैठकर अकेली टीवी देख रही होती है। बहू तू भी कुछ बातें किया करना, मैं अकेले अकेले बोर हो जाती हूँ। तो क्या मैं यहाँ आपको एंटरटेन करने आई हूँ? देखिए मम्मी जी, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ये टीवी मेरे पापा ने दी थी, तो ये टीवी कल तक मेरे कमरे में लग जानी चाहिए, समझिए आप। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। श्यामा सोच लेती है कि वो अब ये सारी बातें अपने बेटे को बताएगी। शाम को उसका बेटा जब घर आता है, अरे देख बेटा, तेरी बीवी सारा दिन अपने कमरे में रहती है, न बात करती है न चित। मैं बूढ़ी सारा दिन भूत की तरह अकेली घूमती रहती हूँ घर में। अरे माँ मैं क्या बोलूं, मैंने कई बार उसे बोला कि सबके साथ उठा बैठा करो, हंसा बोला करो और मिलकर रहो, लेकिन वो कहती है कि उसका मन ही नहीं करता। अरे क्यों मन नहीं करता है? ऐसा क्या हो गया? माँ तुझे याद है उसके पिता ने कार देने से मना कर दिया था, कहा था कि उनके पास पैसे नहीं है, साथ ही तेरे सामने हाथ भी जोड़ा था, लेकिन कैसे तूने उसके पिता के साथ बुरा व्यवहार किया था। उन्हें कहा था कि पैसे नहीं है तो किसी भिखारी से शादी कर दो अपनी बेटी की। हाँ बेटा, तभी तो आज दरवाजे पर इतनी लंबी कार खड़ी है। बस माँ, तो अब तू उस कार से ही बात कर और उससे मन लगा, क्योंकि पिता के आंखों का आंसू आपकी बहू के दिल तक उतर चुका है और आपकी इज्जत उसकी नजर में। अब श्यामा को समझ आता है कि कुछ निर्जीव चीजों से घर भरने से अच्छा है कि सजीव चीजों से जिंदगी भरी जाए।